तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड वन दरोगा री एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर एक फुल कोर्स स्टार्ट करवा रहे हैं। आज ये हमारा पहला दिन है। लगभग 30 दिनों के भीतर आप लोगों को सारे जितना भी एग्ज़ाम के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो सारे कवर करा दिए जाएंगे इस 30 दिनों में। उसके बाद हम लोग यहाँ पर 15 फरवरी या 20 फरवरी के बाद लगभग 10 मॉक टेस्ट भी करवाने वाले हैं, जो सारा का सारा आप लोगों के लिए फ्री होने वाला है। आप लोगों को क्या करना है, हमारे साथ बिल्कुल अच्छे से जुड़े रहना है। इन 2 या ढाई महीने में जिस विद्यार्थी ने भी अच्छे से तैयारी कर ली, तो आप लोग जानते हैं ये कितना बड़ा पद है। वन दरोगा का अपने आप में बहुत अच्छा पद है, बहुत सम्मानित पद है, मैं पहले ही बोलूँगा। तो यहाँ पर आप सब विद्यार्थी जो ये पूरे विज्ञान का ये आप ये मानकर चलें, मेरे साथ अगर ये पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, यदि आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या करना होगा, मेरे इस चैनल को सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, अपने छोटे भाई बहनों को इसको शेयर करना है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं करना, और सिर्फ इस पूरे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। बस मैं इतना चाहता हूँ, सब विद्यार्थी को यहाँ पर फ्री हम लोग करा रहे हैं। कोई भी इसके लिए आप लोगों को रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को 15 फरवरी के बाद सारे के सारे इसकी PDF भी मुफ्त करा दी जाएंगी। सब लोग टेलीग्राम से मेरे साथ जुड़ जाइए। जोशी सर क्लासेस देवभूमि करके टेलीग्राम हमारा पेज है, उसमें आप लोग जुड़ जाइए। सारे आपको PDF वहाँ पर मिल जाएंगे। हमारे द्वारा जो नोट्स बनाए गए हैं, मैं ये वादा करता हूँ, आप लोग अगर ये नोट्स पढ़कर जाते हैं, दूसरा आप लोग खुद से NCERT की कोई सी भी बुक उठाकर पढ़ेंगे, तब आपको ये बहुत सरल लगने लगेगा। देखो, मैं पहले ही बोलूँगा, जिन विद्यार्थी ने पहले से बहुत अच्छे से पढ़ रखा है उसके लिए ये रिवीजन क्लास है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हम लोग सिर्फ इसमें टॉपिक वाइज, जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हमारे आसपास के पदार्थ, तो मैं इसमें पदार्थ से ही रिलेटेड बात करूँगा। अनाब ईरान तुरान की हम बात इसमें नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें। सिर्फ जो हमारा ओरिएंटेड सिलेबस बेसिस जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उस पर ही मैं चर्चा करने वाला हूं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता देता हूं, वन दरोगा का अगर आप लोग देखते हैं तो वन दरोगा 4 भागों में बटा हुआ है। अगर हम बात करते हैं एनवायरनमेंट, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, सबको पता है, ज़्यादा चीज़ें इस पर हम बहस नहीं करेंगे। सबको पता है एक एक चीज़, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। लगभग 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है। और आप लोग जानते हैं एनवायरनमेंट का मैं अभी भी बोलूँगा 23 से लेके 25% आप लोगों को एनवायरनमेंट साइंस से दिखने वाला है, इसलिए एनवायरनमेंट को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, यहाँ से लगभग 20-20, ज़्यादा ज़्यादा 22-22 प्रश्न भी अगर आप लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के पास 66 प्रश्न हैं। और 66 प्रश्न में से यहाँ पर अगर मैं आपसे बोल सकूँ तो 12 से 13 प्रश्न आपको यहाँ पर करंट अफेयर के, विज्ञान जगत के देखने को मिलेंगे, और जो बाकी बचेगा वो सारा एनवायरनमेंट से आ रहा होगा। देखो, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई थी और आप लोगों से ये कहा था कि हम लोग यहाँ पर पूरा आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। 9th क्लास में आप लोगों का जो सिलेबस है आपके सामने दिख रहा होगा, सब लोग इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ये सब महत्वपूर्ण है, हम लोग जल्दी जल्दी इसको पूरा कवर करा रहे होंगे। हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? परमाणु और अणु और परमाणु की संरचना, ये पहले आप लोगों का 9th की केमिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जीवन के मौलिक इकाई, उत्तक और जैव विविधता, ये आप लोगों का बायोलॉजी हो रही होगी 9th क्लास की। गति, बल, गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य और ऊर्जा और ध्वनि, ये आप लोगों के 5 चीज़ें हैं। ये आप लोगों की यहाँ पर 5 जो आप लोगों के लेसन हैं, ये आप लोगों के फिजिक्स के अंतर्गत आएंगे, 9th क्लास के भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आ रहा होगा। और अगर मैं बात करता हूँ 13, 14, 15 की, तो ये एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये आपका एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। लगभग अभी 4 मिनट हुए हैं और हमने जितना अभी तक आपको समझाया है, यदि आपने सिलेबस को भी उठाकर देखा होगा ना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, यदि आपको सिलेबस पता होगा और सिलेबस के टॉपिक के साथ करेंगे, मैं वादा करता हूँ आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। यदि आप लोग कुछ भी चीज़ उठाकर पढ़ेंगे साइंस में, तो ऐसे नंबर कभी नहीं आते। आप लोगों को पहले सिलेबस पकड़ना पड़ेगा, और जितना मैं आपको करवा रहा हूँ ना, सिलेबस के अंतर्गत से ही करवाऊंगा, ठीक है। 10th क्लास में देख लेते हैं। आप लोग सब इसके स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आप लोग सब जानते हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। यदि मैं आपसे कहूँगा H2 + O2 = 2H2O बनता है, सब लोग जानते हैं इसको, आप लोग सब जानते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर अब मैं बात करता हूँ एसिड और बेस के अंतर्गत, जितने भी यहाँ पर आप लोग के अम्ल क्षार की क्रियाएं हैं, अभिक्रियाएं जिसके अंश के अंतर्गत आती हैं, वो लगभग 14-15 हैं। एसिड की 11 हैं,
बेस की अगर मैं बात करता हूं तो इसके भी शायद 10-11 हैं। ये दोनों की दोनों मिलकर एक बहुत अच्छा यहाँ पर रोल निभा रही होती हैं रिएक्शंस की। हम लोग ये सब अच्छे से करेंगे। मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं ये सब कुछ बताऊंगा। कार्बन के जितने भी कंपाउंड हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। पीरियोडिक टेबल के बारे में करेंगे। यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं कि ऊपर जाने पर आकार कैसा होता है, बाएं जाने पर आकार, उसकी अभिक्रिया पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। लाइव प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। और इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं, देखो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, यहाँ से प्रश्न बहुत बार बनते हैं, इसको नहीं छोड़कर जाना है। ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रिप्रोड्यूस, आपको पता है, ये सब लोग जानते होंगे इसको अच्छी तरह। और हेरिडिटी और इवोल्यूशन, यहाँ से प्रश्न कितनी बार बना है मैं पहले ही बोलूँगा। जो 8वां और 9वां आपका जो बायोलॉजी के अंतर्गत 10th क्लास से है, तो इसमें से लगभग 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ा रोल निभाएंगे ये दोनों, ये मैं उस टाइम बता रहा हूँ। लाइट रिफ्लेक्शन सब जानते हैं। अपवर्तनांक आपका क्या होगा, परावर्तन के नियम जितने हैं वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। कौन सा कैसे करके तारों का टिमटिमाना, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, सब मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। बस अभी आपको ये सिलेबस मैंने अच्छे से समझा दिया, यहाँ पर हम क्या क्या करने वाले हैं लगभग इस 30 दिनों में। ठीक है, आशा करता हूँ आप पूरा मेरे साथ बिल्कुल बने रहेंगे अंत तक। अब हम स्टार्ट करते हैं। लगभग अभी 6 मिनट हुए हैं और यहाँ से लगभग जो विद्यार्थी मेरे साथ पूरा ये वीडियो देखेगा, समझेगा, उसके बाद किताब से पढ़ेगा, मैं वादा करता हूँ इसके बाद इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग अच्छे से मेरे साथ बने रहेंगे। चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं अच्छे से। सबसे पहला आपके उसमें आता है, पहला जो हमारा पार्ट है वो आता है कि हमारे आसपास के पदार्थ। देखो सबसे पहले लाइन को ही पढ़ेंगे। देखो हमारे आसपास लिखा है, यानी हमारे आसपास ही होगा। और पदार्थ क्या हो सकते हैं, पदार्थ में कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें, देखो पदार्थ की परिभाषा यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो कैसे दी गई है, द्रव्यमान के आधार पर दी गई है और स्थान घेरने के आधार पर दी गई है। ठीक है, जिसमें आपके द्रव्यमान होगा और स्थान घेरेगा वही वस्तु को हम लोगों ने पदार्थ कहा है। इसकी परिभाषा आप लोग आराम से किताब से लिख सकते हैं, वो सब मैं नहीं लिखवाऊंगा, बस मैं यहाँ समझाने आया हूँ। देखो टीचर का काम क्या होता है, आप लोगों को दिशा दिखाना। मैं आपको दिशा दिखा दूंगा, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पढ़ना खुद ही पड़ेगा, परंतु कुछ चीज़ें समझाने की होती हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश पूरी करूँगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। यदि आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ, प्लीज़ कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट हम लोगों को आगे इस वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं पदार्थ की, देखो पदार्थ क्या है, पदार्थ दो चीज़ों से मेन चीज़ें होती हैं। पहला होता है द्रव्यमान, जिसको हम मास कहते हैं। स्थान घेरना, यानी इसने कितनी चीज़ें ऑक्यूपाइड की हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैं चेयर की बात कर लेता हूं जिस पर आप अभी बैठकर पढ़ रहे हैं, तो वो अपना एक स्थान भी घेर रहा है। यदि आप उसको तोलने जाएंगे तो उसका अपना एक द्रव्यमान भी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि द्रव्यमान क्या क्या चीज़ें हैं। द्रव्यमान की भी अपनी परिभाषा आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ स्थान घेरना, तो स्थान घेरना, देखो यहाँ पर अगर जैसे कुर्सी ने अपना स्थान घेरा, इसका द्रव्यमान है, तो ये एक पदार्थ है। हवा भी एक है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इसके अंतर्गत, अब आप कहेंगे हवा कैसे है, तो देखो अगर बंद कमरे में देखो हवा चली गई और हवा उसका पूरा आकार ले रही है, यानी स्थान घेर रही है। अगर आप लोग गुब्बारे में कभी यहाँ पर हवा भरते हैं और कभी आप उसको नापेंगे, तो वो कुछ यहाँ पर आप लोगों को कुछ ना कुछ आपको जरूर, चाहे वो माइनस में या भी हो सकता है -10, कुछ ना कुछ आप लोगों का यहाँ पर भार जरूर प्रदर्शित करेगा। तो यानी द्रव्यमान भी है और स्थान भी घेर रहा है, तो यानी पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब लोग देख लेना, इसका उदाहरण क्या हो जाते हैं, हवा, कॉपी, इंसान, पक्षी इत्यादि। ठीक है, ये आप अच्छी तरह देख लेना। अब देखो इसमें मेन चीज़ क्या है, प्रश्न कहाँ से आएगा, प्रश्न यहाँ से ये आएगा जैसे पदार्थ है। ठीक है, अब पूछेंगे पदार्थ, तो यानी हमारे आसपास सब कुछ है, तो पदार्थ क्या नहीं है ये भी पता होना चाहिए, इसका उल्टा भी पता होना चाहिए, पदार्थ क्या नहीं है। तो हम लोग बात कर लेते हैं लाइट। ये प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं, क्या प्रकाश एक पदार्थ है? प्रकाश एक पदार्थ नहीं है। ठीक है, निर्वात नहीं है, ऊष्मा नहीं है, ध्वनि नहीं है, विद्युत नहीं है। अगर मैं भावनाओं में जाता हूँ तो दुख, प्रेम, खुशी, अगर आप लोग लव भी करते हैं ना, तो लव भी एक पदार्थ नहीं है। प्रेम, दुखी, ये सब लोग कुछ, अगर आपके मन में कुछ भी, अगर किसी के लिए घृणा आ रही है, कुछ भी चीज़ आ रही है, तो ये चीज़ें क्या है, पदार्थ नहीं है। पदार्थ सिर्फ वही है जिसमें द्रव्यमान होगा और स्थान गिरेगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
अगर हम थोड़ी सी इसको परिभाषा लेकर चलते हैं प्राचीन जगत में, तो प्राचीन के जो हमारे यूनान के लोग थे, हमारे भारतवासी थे, भारत में कौन थे, महर्षि कणाद। ठीक है, महर्षि कणाद, देखो इन्हीं के नाम पर कण पड़ा है, जिसको हम लोग एटम कहेंगे अभी आगे जाकर, इन्हीं के नाम पर पड़ा है। ये चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूँगा तो ये जो महर्षि कणाद थे, इन्होंने क्या कहा था, जो पदार्थ है ना वो पंच तत्वों से मिलकर बना है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि प्राचीन के आधार पर पदार्थ का जो वर्गीकरण किया गया था, निम्न में से क्या नहीं है उसके अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको जल की जगह जल वाष्प दे देंगे, वायु दे देंगे, पृथ्वी दे देंगे, अग्नि दे देंगे और जल वाष्प दे देंगे। तो वहाँ पर वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जल बोला गया है और आकाश बोला गया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 5 चीज़ों में बटा था, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, पंचतत्व क्या हैं ये अच्छी तरह आप लोग अपने उसमें नोट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। यदि आपको कुछ अगर डीप में पढ़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग को जब भी टाइम मिलता है हम उसका रिप्लाई जरूर करते हैं। सभी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ जाएँ। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके हित के लिए ही किया जा रहा है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ आधुनिक विज्ञान के अनुसार। देखो अभी तो मैंने किया प्राचीन विज्ञान के अनुसार पदार्थ को यहाँ पर वर्गीकरण किया गया था 5 चीज़ों में, अब यहाँ पर किया गया है 2 चीज़ों में। याद रखना सबसे कैसे, भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक प्रकृति के आधार पर। देखो मैंने पहले ही बोला था, सबसे पहले हमारे पास पदार्थ आता है, हमने पदार्थ को समझ लिया, अब हम उसका वर्गीकरण समझ रहे हैं कैसे कैसे करके। प्राचीन जगत में 5 भागों में बांटा, उसके बाद यहाँ पर आधुनिक उसमें यहाँ पर भौतिक गुणों के आधार पर बांटा गया है और रासायनिक प्रकृति के आधार पर बांटा गया है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं आपके, तो पदार्थ के कण को आप लोग देखेंगे तो इसके गुणधर्म होते हैं कुछ, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या लिखा है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ये बिल्कुल सही है। देखो ये डायरेक्ट आ जाएंगे, तीनों के तीनों गुणधर्म दे दिए जाएंगे। यहाँ पर नीचे एक लिखा होगा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता, तो वो आपका गलत हो रहा होगा। तो ये आपको पूरा अच्छी तरह पता होना चाहिए कि पदार्थ के गुणधर्म क्या हैं। तो ध्यान से सुनिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यदि मैं बात करता हूं तो पदार्थ में 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। देखो होने को 5 होती हैं, एनसीईआरटी में 9th क्लास के आधार पर यहाँ पर 3 है, याद रखना 3 है। यदि आप लोग हायर सेकेंडरी या फिर आप लोग हायर क्लास में जाते हैं तब वहां जाकर आप लोगों को अवस्थाएं इसकी 5 मिलती हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगा क्या क्या मिलती हैं। परंतु अभी हम बात करेंगे ठोस, द्रव और गैस की। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बिल्कुल होता है। कैसे होता है अब हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक गिलास है आपके पास, ठीक है, उस गिलास में मैंने पानी भरा, ध्यान से सुनते रहना। पानी, देखो मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा, इंजॉय। देखो याद रखना, साइंस को आप लोगों को मज़े के साथ पढ़ना है, हंसते हुए खेलते हुए पढ़ना है, और आपके पास जो जो चीज़ें हैं उन चीज़ों से अगर सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपके पास एक गिलास होगा, उसमें पानी भरिए, जल्दी से पानी भरिए, और उसमें क्या करें, थोड़ा सा इसमें नमक डाल दें, थोड़ा सा या फिर इसमें चीनी डाल दें और उसको घुमाएं। जब आप उसको पूरा अच्छे से घुमा रहे होंगे तो वो क्या करेगा, इसका पूरा यहाँ पर अच्छे से ये पूरा क्या करेगा, फिलअप हो जाएगा। आप लोग जानते हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। परंतु इसकी सतह बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपको इससे पता लगा कि जो आपका जो कण था वो पानी में जो कण बचे हुए थे, द्रव में जो कण बचे हुए थे उसके बीच में आकर वो घुस गए हैं और यहाँ पर ये पानी मीठा या नमकीन हो गया, और परंतु इसका सतह नहीं बढ़ी। तो अर्थात इससे हमें ये पता लगा कि देखो ये साइंस क्या है। अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करनी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें। तो पदार्थ के कणों के बीच यहाँ पर स्थान होता है, इस चीज़ को देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूँगा ठोसों में सबसे कम होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है, सबसे कम किस पदार्थ की अवस्था के अंतर्गत होता है। ठोसों में पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है सबसे कम होता है, उसके बाद द्रव आता है, फिर उसके बाद गैस आता है। देखो मैंने यहाँ पूरा लिखा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझ सकते हैं आप। तो आपका प्रश्न यहीं से बन जाएगा कि सबसे कम रिक्त स्थान किस में होगा, तो ठोसों में होगा, उसके बाद गैस में, फिर द्रव में होगा, फिर गैस में होगा। आशा करता हूं आपको यहां से दिख गया होगा। दूसरा आपका पॉइंट क्या है, गुणधर्म क्या है, पदार्थ के कणों के बीच निरंतर गतिशील होती है। यानी देखो आपको मैं थोड़ा सा समझा देना चाहता हूं कैसे होती है, इसको भी ध्यान से सुने। एक आप लोग गिलास ले लें, उस गिलास के नीचे आप लोग यहाँ पर आग लगा दें, ठीक है। यदि आप आग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसको ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। तो ये आपका पानी गर्म हो रहा होगा, ठीक है। पानी जब गर्म हो रहा होगा तो इसको ध्यान से सुनते रहना, इस गिलास को आप उठा के साइड रख दीजिए, ठीक है। तो इस पर आप लोग देखो,
अभी तो यहाँ पर हलचल हो रही होगी। अब मैंने यहाँ पर टेम्परेचर हटा दिया और इस गिलास को उठाकर यहाँ रख दिया। लगभग आधे घंटे बाद जब मैं इसमें देखूंगा तो यहाँ पर जो पानी का एक लेवल बन जाएगा और ये आपका लेवल कैसा हो रहा होगा, स्थिर हो रहा होगा। ठीक है, स्थिर हो रहा होगा। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट डाल देता हूँ, इंक की एक पॉइंट डाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी इंक है, इंक की एक पॉइंट डाल दी। आप लोग इसमें डालेंगे तो धीरे धीरे करके ये पूरा पानी ब्लू हो जाएगा। ये पूरा पानी देखो, पानी तो स्थिर हो गया था परंतु ये कैसे करके इस पूरे इसमें आ गया, तो इससे आपको पता लगता है ये एक गतिशील है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। इसमें मैं पहले ही बोलूंगा, पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है, उसी के कारण पदार्थ के कण इधर उधर घूमते हैं और उसी से आपके चारों तरफ पूरी ब्लूइंग आ गई थी। तो यदि मैं बात करता हूं ये कैसे हुआ था, टेम्परेचर याद रखना, टेम्परेचर हमेशा आपका काइनेटिक ऊर्जा, याद रखना काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। उसको यहाँ पर यदि मैं टेम्परेचर जितना बढ़ाते रहूंगा उतने ही यहाँ पर आप लोगों की गति, जो उसकी कणों की गति है वो बढ़ती रहेगी। प्रश्न आपका डायरेक्ट ये बन जाएगा, पदार्थ की जो गतिज ऊर्जा है किस पर निर्भर करती है, तो आपको पता होना चाहिए वो उसके तापमान पर भी निर्भर करती है। ये आपको यहाँ से एक चीज पता लग गई है। ये प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, देखो एक एक लाइन से साइंस के प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या आ सकता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो यहाँ पर तो आप लोगों का कैसे होगा, निरंतर गतिशील रहते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा ठोसों में सबसे कम, द्रव में, फिर उसके बाद गैस में, आप लोग सब अच्छी तरह जानते होंगे इस चीज़ को। ये देखो, ये बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को करके जाना है, जो मैंने आपको बोला है ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। थोड़ा सा मैं इसका भी उदाहरण बता देता हूँ। देखो नल है आपके पास, नल में आपका पानी आ रहा है, उसमें यदि आपने अपनी उंगली रख दी या कोई भी पदार्थ रख दिया, क्या आप पानी को रोक सकते हैं? नहीं, तो वो दो धाराओं में बढ़ जाएगा। जब तक ये आप लोग यहाँ पर रोक कर रखेंगे तो वो दो धारा में रहेगा। जैसे ही यहाँ पर आपकी कोई भी लकड़ी है या कुछ है, जैसे ही उसकी चौड़ाई खत्म होगी वो दोबारा से आपस में आके फिर एक यहाँ पर धार की तरह नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो इससे पता लगता है कि ये अपने एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखो यदि आपको ये पूरा डीप में बिल्कुल अच्छे से समझना है तो आप लोगों को क्या करना होगा, हमारे साथ टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाना होगा और वहाँ मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अभी बहुत कम समय में आपको ये सारी चीज़ें नहीं करा सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत कम समय है। आप लोग इस चीज़ को समझे। प्रश्न आपका ये चीज़ें तभी समझ में आएगा जब आप ये चीज़ों को आपको पता होगा। देखो 3 गुणधर्म आपको अच्छे से पता होने चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण गुणधर्म है। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बन जाएगा कि ठोसों में रिक्त स्थान कम होता है या गैस में कम होता है, तो आपको मैंने बता दिया। और यहाँ पर अगर हम आकर्षित की बात करते हैं तो ठोस में सबसे ज़्यादा आकर्षित होता है। ये उल्टा हो जाता है इन दोनों के, तो ठोस में सबसे ज़्यादा आकर्षित होगा, फिर द्रव में होगा, फिर गैस में होगा। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, अब अवस्थाओं पर आ जाते हैं। तो पदार्थ की मैंने पहले ही बोला था 9th क्लास में 3 अवस्थाएं हैं। यदि मैं बात करता हूँ थोड़ा हायर लेवल, अगर हम क्लास में चले जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को प्लाज्मा देखने को मिलेगी और उसके बाद बोस आइंस्टाइन देखने को, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट देखने को मिलेगा। 5 अवस्थाएं होती हैं रियल में, परंतु हम क्लास कक्षा 9 से चलें तो आप लोगों को 3 अवस्थाएं बोली गई हैं और वो देखने को मिलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं, मैं देखो इन दोनों के बारे में कभी आपको अलग से एक टॉपिक लेकर समझा दूंगा। इन दोनों के बारे में कुछ नहीं है, इनकी परिभाषाओं से प्रश्न आते हैं और यहीं से आप लोगों के इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, बोस कौन थे सब लोग जानते हैं, आइंस्टीन कौन थे, इन दोनों ने ही ये चीज़ बनाई थी। इस चीज़ से ये देखो, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आप लोगों को मैं पहले ही बोलना चाहता हूँ, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं वही करवा रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, अब आपका आता है ठोस। ठोस क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला था, जिस पदार्थ में सबसे कम स्थान होगा, मैंने अभी ऊपर बोला था, तो यानी बिल्कुल पास पास होगा। देखो मैंने एक एक बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रखा है आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बिल्कुल पास पास होंगे तो यानी ये ठोस है। तो ठोस में क्या लिखा होगा, सबसे पहला देखो इसका जो आकार होता है वो निश्चित होगा, इसको कोई भी आकार में नहीं बदला जाएगा, याद रखना, जब तक इसमें बाह्य बल नहीं लगेगा। ठीक है, जब तक इसमें बाह्य बल नहीं लगेगा, अगर हम इसमें बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं तो इस पर क्या क्या चीज़ें होती हैं अप्लाई, इसमें विमाएँ निश्चित होती हैं, आकार निश्चित होता है, इसका आयतन निश्चित होता है और इसको असंपीडनीय यानी इसको संपीडित नहीं किया जा सकता। संपीडित का मैं अभी आगे पूरा आपको समझा देता हूँ, आपको आगे समझाऊंगा संपीडित का मतलब। यानी जब हम किसी जैसे मान लीजिए आपके कोई आपका द्रव है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम लोगों ने प्रेशराइज कर दिया, इतना प्रेशराइज कर दिया कि उसने अपनी अवस्था ही चेंज कर ली, तो उस स्थान पर हम उसको कहते हैं संपीड़ित। जब हम एलपीजी की गैस भरते हैं तो आप लोग सब जानते हैं गैस है, गैस में हमने इतना दबाव लगाया, इतना दबाव लगाया, इतना दबाव लगाया कि वो आखिर किस में बदल गई, आपकी
लिक्विड में बदल गई, तभी इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से जाना जाने लगा। जैसे ही ये अपने यहाँ पर जो आपका यहाँ पर एक बिल्कुल आप लोग जानते हैं जहाँ से गैस बिल्कुल पास हो जाती है, अगर हम वहाँ से बिल्कुल अगर हम उसको छोड़ते हैं तो वो गैस के रूप में बदलती है। तो याद रखना, इसको हमने संपीड़ित करके बदला, इसलिए इसको संपीड़ित पेट्रोलियम गैस भी हिंदी में कहा जाता है। देखो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ठोस में क्या क्या चीज़ें हैं ये बिल्कुल अच्छे से सुन लीजिए। ठोस का गुण होता है, पहले तो इसके आकार बहुत कम होता है, ठीक है। इसके आकार में आकार के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं बहुत कम होते हैं, जिस कारण इसका आकार निश्चित रहता है, ठीक है। इसके निश्चित आयतन होता है, इसकी बीमाएँ निश्चित होती हैं, ये असंपीड्य होती है। अगर मैं बात करता हूँ रबड़, देखो अभी मैंने आपसे बोला था कि आकार आकार क्या होगा अपना, ये बदल रहा है रबड़। क्या रबड़ एक ठोस है? आपके अंदर एक प्रश्न आना चाहिए। अब हम रबड़ को खींचते हैं, उसका तो आकार बदल जाता है, दोबारा वैसे ही हो जाता है। रबड़ अपने आप में एक ठोस है, याद रखना है, प्रश्न यहीं से बनता है। रबड़ क्या ठोस है, द्रव है, गैस है? तो रबड़ आपका ठोस होगा। उस पर क्या होगा, मैंने पहले ही बोला था, जब तक हम बाइबल नहीं लगाते हैं तो उसका स्थान कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, उसका यहाँ पर आकार कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, उसके आयतन में कोई यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा। तो यानी ये एक ठोस है, इसको अच्छे से देख लेना। जैसे ही हम इसमें बाइबल लगाएंगे या फिर हम इसको रबड़ को खींचेंगे तभी ये लंबा हो रहा होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न डायरेक्ट यहीं से बनते हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर बात करते हैं द्रव की, तो देखो द्रव अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। द्रव की बात कर लेते हैं। तो द्रव क्या होता है ना, द्रव होता है बीच में, ठीक है। फिर आता है ठोस, इधर से आता है गैस। देखो यहाँ पर इसमें तो स्थान आपका अगर मैं बात करूँगा बहुत कम होता है, फिर ये मध्य में होता है, इसमें जो आपके रिक्त स्थान होता है बहुत दूर दूर पर होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। तो इसी कारण यहाँ पर क्या कहा गया है, इसके गुण की बात करते हैं तो इसका निश्चित अनिश्चित आकार होता है, आपको पता होगा। अनिश्चित आकार का मतलब ये है, अगर मैं पानी द्रव है, पानी को मैं गिलास में डालूंगा उसका आकार ले लेगा, भगोने में डालूंगा उसका आकार ले लेगा, जग में डालूंगा उसका आकार ले लेगा, अगर मैं बाल्टी में डालूंगा उसका आकार ले लेगा। क्या इसका आकार निश्चित है? नहीं है, ये अनिश्चित आकार है। अनिश्चित विमाएँ, तो आपको पता है, देखो अभी मैंने गिलास में डाला, गिलास मेरा गोल भी हो सकता है, गिलास मेरा लंबा भी हो सकता है, तो उसकी अनिश्चित विमाएँ भी हैं। निश्चित आयतन, याद रखना, मैंने एक गिलास में जितना पानी डाला है उतना ही पानी मैं दूसरे उसमें डालूंगा, उसका आकार तो चेंज हो जाएगा परंतु उसका आयतन कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए इसका क्या होगा, निश्चित आयतन होता है। अब हम बात करते हैं, इसका एक महत्वपूर्ण गुण है, तो वो होता है बहाव। आप लोग जानते हैं पानी बहता है, तो ये पूछ लिया जाता है कि किसके अंतर्गत, कि पदार्थ की किस अवस्थाओं के अंतर्गत बहाव का गुण देखा जाता है। तो द्रव और गैस के अंतर्गत ये बहाव का गुण देखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कम संपीड्य। आपको पता होना चाहिए, द्रव में तो हम यहाँ पर जो ठोस है उसमें तो हम बिल्कुल भी संपीड्य नहीं कर सकते, परंतु द्रव को हम ठोस के मुकाबले संपीडित कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की, तो पानी और दूध, आप लोग ये चीज़ें परिचित होंगे तो हम इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फिर बात करते हैं गैस की, तो गैस का आकार मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पर आकार हो, बीमाएँ हो या आयतन हो, ये सारी की सारी अनिश्चित होती हैं, क्योंकि अगर आप इसको कमरे में डालें, कहीं भी डालें, देखो हवा है वो कहीं भी किसी का भी आकार ले सकती है, उसका आयतन कभी भी चेंज हो सकता है। यदि मैं बात करूंगा एक छोटा गुब्बारा, उसमें मैंने हवा डाल दी, अगर मैं बात करता हूँ बड़े गुब्बारे की, तो वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। देखो हवा आपके पता नहीं चलेगी कितनी जा रही है, यही चीज़ें मेन है। तो इसका आकार, आयतन, बीमाएँ अनिश्चित होती हैं। भाव का गुण इसमें भी होता है जैसे द्रव में होता है। अधिक संपीड्य, तो याद रखना, अधिक संपीड्य किसके अंतर्गत होता है, यदि आपसे पूछ लिया जाएगा सबसे ज़्यादा संपीड्य अवस्थाओं में, पदार्थ की अवस्थाओं में कौन है, तो पहले गैस आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, फिर आपका आएगा द्रव आएगा, फिर आपका क्या आएगा, यहाँ पर ठोस आएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं इसको गैस कर लेना, ये लिक्विड फॉर्म है और ये आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, हम बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसके उदाहरण की बात करेंगे, ऑक्सीजन, मीथेन कर लो, कोई सी भी गैस ले लो, इसके अंतर्गत आ रही होगी, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं, आगे इसमें क्या हो जाएगा। अब देखो पदार्थ की हमने अवस्था पढ़ ली, पदार्थ के बारे में पढ़ लिया, पदार्थ क्या है, पदार्थ का वर्गीकरण मैंने ऊपर आपको अच्छे से बताया था किस किस आधार पर हो सकता है। 5 भागों में कर्णाद के द्वारा बांटा गया था, पंच तत्वों के बारे में सब पता लग गया होगा। फिर उसके बाद हमने भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर हम अच्छे से कर रहे थे। तो यहाँ पर अब आता है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहीं से बनेगा। देखो एक होता है तापमान के आधार पर, एक होगा दाब के आधार पर। अभी हम लोग पहले तापमान के आधार पर चलेंगे,
फिर हम लोग दाब के आधार पर चलेंगे। मैं थोड़ा सा आपको समझा देना चाहता हूँ तापमान के आधार पर कैसे होता है, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पर डायग्राम बना रखा है मैंने, इस डायग्राम को आप अगर देखेंगे तो देखो, सबसे पहले देखो, मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ। यहाँ पर ठोस है, ठीक है, ठोस से मैंने क्या किया, ये ठोस है मेरा, ठोस को मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जब मैंने टेम्परेचर दिया, बहुत टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर करके क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्रव में बदल जाएगा। फिर टेम्परेचर दिया तो ये गैस में बदल जाएगा, जैसा कि आप लोग किसके अंतर्गत जानते हैं, पानी के अंतर्गत जानते हैं। पानी को जब हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर खौला देते हैं या फिर आप लोग उसको क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, तो आप लोग जानते हैं वो वाष्प अवस्था में बदल जाता है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी, तापमान के अंतर्गत आएंगी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होगा, यहाँ पर समझ में आ गया ना, टेम्परेचर बढ़ाने में आपकी गतिज ऊर्जा बढ़ी, ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ी। गतिज ऊर्जा से क्या होगा, कण बहुत ज़्यादा हिलने लगे जाएंगे, और आपको पता है सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किसकी होती है, गैसों की होती है। तो जब इसकी गतिज ऊर्जा इतनी हो जाएगी कि ये गैस बन जाएंगे, तो गैस बन के उड़ जाएगा। इसलिए ही ऐसा होता है। जब आप लोग देखते हैं सूर्य में, सूर्य के दिनों में जैसे मान लीजिए सूर्य है, बाहर बाहर बहुत ज़्यादा धूप आ रही है, और आप लोग 1 गिलास या 2 गिलास पानी रख दीजिए। 1 गिलास या 2 गिलास जैसे ही पानी रखेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, तो एक को तो आप छाये में रख दीजिए, एक को आप धूप में रखिए, तो थोड़ी देर में देखेंगे जो धूप में था वो क्या हो गया, अपने आप में वाष्प में बदल कर चली गया। उसका रीजन क्या था, यहाँ पर टेम्परेचर था और यहाँ पर टेम्परेचर लो था। तो मैंने इस चीज़ से आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखो, मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक भी पॉइंट आपको छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसको ध्यान से देखिए, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं दाब करके कैसे किया जा सकता है, तो आप इसको आप अच्छे से समझें, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से समझना है। देखो, लाइटर होता है एक आपका, ठीक है, लाइटर आप लोगों ने देखा होगा, जिससे सब लोग, जो लोग यहाँ पर स्मोकिंग करते हैं वो लोग तो अच्छी तरह जानते होंगे, और बहुत सारी चीज़ों में लाइटर काम आता है, ठीक है। जरूरी नहीं है स्मोकिंग वाले, मगर मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मली स्मोकिंग वाले अगर जानते हैं तो उसमें अगर आप देखते होंगे तो यहाँ पर आपको लिक्विड टाइप का कुछ दिखता होगा, ठीक है। तो ये क्या किया गया है, इसको ना संपीड़ित किया गया है, यानी इसको पहले क्या किया गया, गैस थी बाहर, जैसे ये बाहर निकलती है तो गैस के फॉर्म में निकलती है ना, तो ये गैस के फॉर्म में निकलती है, ऐसा तो नहीं पानी के फॉर्म में निकलती है, तो गैस के फॉर्म में निकलती है, तो यानी पहले गैस रही होगी। तो इस गैस को हमने बहुत दबाव दिया, जब हम हद से ज़्यादा इसको दबाव देने लगे तो क्या हुआ, तो ये एक ऐसी अवस्था आई तो जिसमें ये द्रव में बदल गया, अर्थात टेम्परेचर के द्वारा भी ये अपना, देखो यहाँ पर हमने क्या बोला था, पदार्थ अपनी अवस्थाएं कैसे चेंज करता है, टेम्परेचर के कारण भी और दबाव के कारण। प्रश्न यहीं से देखो, मैंने इतनी चीज़ें क्यों समझा रहा हूँ, इसका रीजन बस इतना ही है कि आपको बस समझ में आ जाए कि टेम्परेचर से भी यहाँ पर परिवर्तन किया जा सकता है और प्रेशर से भी परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभार क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, CO2, ठोस CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो जिसको हम CO2 कहते हैं, ठोस, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुन लीजिए, ये क्या होती है, इसमें हम लोग इतना प्रेशर कर सकते हैं जो सीधे गैस से ठोस अवस्था में बदल जाती है। इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न यहीं से बहुत बार बनकर आते हैं, कौन सा ऐसा पदार्थ है निम्न में से, वहाँ पर अगर ठोस CO2 दे रखा है तो वही एक ऐसा पदार्थ है होगा जिसमें हम लोग यहाँ पर इतना उसको दबाव लगा रहे हैं या फिर उसको इतना प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो सीधे गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आएगी, बीच में द्रव को भूल जाती है। याद रखना, द्रव अवस्था में ना आकर सीधे ठोस अवस्था में मिल जाती है। आगे मैं इसको पूरा समझा रहा हूँ। आशा करता हूँ ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। प्रश्न यहाँ से आएगा, इतनी जो चीज़ें मैंने आपको समझाई ये सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तो आगे अब ये चीज़ें आपको बिल्कुल देख लेना चाहिए, ये आपके सीधे डायग्राम बना हुआ है NCERT में, इसको मैं अभी पूरा अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखें, जब आप लोग द्रव अवस्था में, मान लीजिए कोई वस्तु द्रव अवस्था में थी, तो मैंने अगर इसको ठोस अवस्था में बदलना है तो मैं इसको क्या कहेंगे, इस क्रिया को जमना कहेंगे। देखो, प्रश्न वहाँ से यहीं से बनकर आते हैं, जमना किसको कहा जाता है, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने को जमना कहते हैं। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने को संगलन कहा जाता है, ठीक है। द्रव अवस्था से यहाँ पर गैस अवस्था में बदल दिया जाएगा। देखो क्या लिखा है, द्रव अवस्था से अगर मैं गैस अवस्था में बदलूंगा तो वाष्पीकरण हो जाएगा, यदि मैं इसको गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलूंगा तो संघनन हो जाएगा। देखो, ये चीज़ें आपको सब पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं वाष्पीकरण के बारे में बताना चाहता हूँ। वाष्पीकरण आगे बिल्कुल आपको कूलर, क्यों आपको वाष्पीकरण होने की, जैसी वाष्पीकरण, देखो वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको शीतलन का महसूस होगा, ये क्यों होगा ये मैं आगे बताऊंगा पूरा अच्छे से, ठीक है।
ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन आपका ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में जब कोई वस्तु बदल जाती है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गैस अवस्था से दोबारा ठोस अवस्था में कोई वस्तु बदलती है तो उसको निक्षेपण कहा जाता है। निक्षेपण जब आप लोग 10th क्लास की जब साइंस में करा रहा हूँगा तो वहाँ पर आप लोगों के तलहटी में कुछ चीज़ें निक्षेपित हो जाती हैं, तो वो कैसे करके होती हैं, गैस अवस्था से कैसे करके हम उसको ठोस अवस्था में लाते हैं और जो नीचे पदार्थ मिलता है उसको निक्षेपण कहा जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। आपको बस क्या करना है, इन सबको अच्छे से एक बार देख लेना है, आगे इन सब की परिभाषा मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखो संगलन क्या है आपको समझ में आ गया होगा, वाष्पीकरण क्या है, संघनन क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है, निक्षेपण क्या है, ये पूरा चित्र एक बार आप अच्छे से देख लें। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको लग रहा है कि हम आपको बिल्कुल अच्छे से समझा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, अपने छोटे भाई बहनों को इसको शेयर करें, अपने जितने भी दोस्त हैं। मैं पहले ही बोलता हूँ हम लोग सिर्फ ये फ्री क्लास इसलिए चला रहे हैं जो दूरगामी प्रदेशों में या अपने दूर गांव में बैठे हैं। आप लोग जानते हैं इस टाइम ठंड है और आप लोग बहुत लोग यहाँ पर सक्षम नहीं होते हैं कि किताब खरीद लें या कुछ ऐसा कर लें, तो आप लोगों के लिए ये सिर्फ आपको रिवीजन क्लास करवाई जा रही है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ, देखो मैं इस क्लास को लगभग 3 दिन में भी कंप्लीट करा सकता था परंतु आप लोगों पे टाइम नहीं है, इसलिए हम 30 दिन में पूरा टॉपिक खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देख लो आप। सबसे पहले गलनांक, देखो गलनांक बिंदु क्या होता है, देखो यहाँ पर जो लिखा है इसको तो आप लोग पहले फिर इसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर मैं उसको आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो गलनांक क्या होता है ना, तो यहाँ पर देखें एक है या आपका ठोस। ठीक है, इस ठोस से जब ये गैस अवस्था में बदलेगा ना, ध्यान से सुनते रहना, जब ये यहाँ पर कौन सा द्रव अवस्था में बदलेगा, जब ये द्रव अवस्था में बदलेगा ये ठोस, तो क्या होगा इसको ध्यान से सुनिए। तो इस पर जो ये एक जो ठोस है तो ये जैसे ही इस अवस्था में चेंज होता है ना, ये एक ऐसा पॉइंट होता है यहाँ पर, जब ये अभी तक तो ठोस है तो यहाँ पर जब ये द्रव अवस्था में बदल जाता है ठोस, क्या लिखा है, कोई भी ठोस जिस तापमान पर, एक तापमान होगा ना, देखो मैंने पहले ही बोला था दो चीज़ों से हम परिवर्तित कर सकते हैं, एक तो दाब के द्वारा और एक टेम्परेचर के द्वारा। तो मैंने यहाँ पर टेम्परेचर के द्वारा परिभाषा समझाई है कि यदि यहाँ पर हम लोग इसको इतना तापमान देते हैं, इतना तापमान देते हैं, तो जब ये टूटकर बिखरना शुरू यानी द्रव के फॉर्म में आना शुरू होता है तो इसको गलनांक कहते हैं। याद रखना, बार बार नहीं भूलना। गलनांक और कथनांक में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। गलनांक वो है जब ठोस द्रव में बदलता है, कथनांक वो है जब द्रव गैस में बदलता है। याद रखना, इस चीज़ को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि देखो एक टाइम ऐसा होता है, इसको अब ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैंने एक ठोस वस्तु रख दी है, इसमें मैंने टेम्परेचर लगाया तो ये थोड़ा थोड़ा पिघलना शुरू हो गया। देखो गलनांक की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है। अब जब ये गलनांक की प्रक्रिया, जब यहाँ पर देखो एक टेम्परेचर आया, मान लो ये टेम्परेचर था आप लोगों का, जैसे यहाँ पर हम लोग कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके जब तक ये पूर्ण रूप से पानी में नहीं बदल जाता, जब तक ये पूर्ण रूप से पानी में नहीं बदल जाता तब तक एक ऊष्मा यहाँ पर छुपी रहती है। उसी ऊष्मा को क्या कहा जाता है, देखो एक टेम्परेचर ऐसा आता है ना, देखो एक टेम्परेचर आप लोगों का क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ टेम्परेचर करा तो यहाँ पर पहले था -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस आने तक, तो यहाँ पर तो ये प्रक्रिया कहलाएगी, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस आएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, गलनांक हो जाएगा पानी का। ठीक है, तो यहाँ से जब पूरा का पूरा नहीं पिघलेगा वो, अब क्या होगा, अब हम इसको और तापमान दे रहे हैं और तापमान दे रहे हैं, जब तक ये पूरा पानी में नहीं बदल जाएगा तब तक यहाँ पर टेम्परेचर आप लोगों का 0 ही प्रदर्शित होगा, याद रखना। और जो ये 0 आपका टेम्परेचर हो रहा है और इसके बीच में जब हम इसको तापमान दे रहे हैं बीच में, और ये यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आप लोग इसको नैनो सेकंड मान सकते हैं, कुछ टाइम के लिए ये 0 डिग्री जो दिखा रहा है परंतु हम लोग यहाँ से एनर्जी दे जा रहे हैं, इसी को हम लोग प्रसुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर बच्चे भूलते हैं बहुत बार, गुप्त ऊष्मा क्या है, प्रसुप्त ऊष्मा क्या है। प्रसुप्त ऊष्मा आप लोगों के संगलन के टाइम पर होगी, गुप्त ऊष्मा आप लोगों के वाष्प, याद रखना यहाँ पर किसके अंतर्गत होगी, वाष्पीकरण के टाइम पर होगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। संगलन क्या है मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया था, ठोस का द्रव में बदलना। जैसे ही ठोस द्रव में बदलता है 0 डिग्री सेल्सियस पर तो गलनांक कहते हैं, परंतु जब ठोस, क्या लिखा है यहाँ पर, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस जब पूरा गलनांक में बदल जाता है, यानी उसके गलनांक पर द्रव में पूर्ण रूप से बदल जाता है, तो वहाँ पर कुछ ऊर्जा, जो यहाँ पर एक ऊर्जा छुपी हुई है, इसी ऊर्जा को क्या कहा जाता है, प्रसुप्त ऊष्मा कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही करके कथनांक के अंतर्गत है। कथनांक क्या है, ये आपका द्रव है, ये आपका गैस है।
ठीक है, ये आपका द्रव है, ये आपका गैस है। इससे इस फॉर्म में बदलने के लिए जैसे 100 डिग्री सेल्सियस किया मैंने जल का तापमान, तो 100 डिग्री सेल्सियस आते ही आपका क्वथनांक में चेंज हो जाएगा, अर्थात द्रव आपका गैस में कंप्लीट हो जाएगा। परंतु ये पूर्ण रूप से नहीं होगा अभी। जब ये पूर्ण रूप से हो रहा होगा तो उससे पहले भी देखो, यहाँ पर तो गलनांक हो गया और यहाँ पर ये पूर्ण रूप से होगा, तो इसके बीच में जो ये आपका यहाँ पर टेम्परेचर है, ये आपका गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। किसकी? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। परंतु जब आप लोग यहाँ पर डिग्री सेल्सियस देखेंगे तो यहाँ तक आपको पूरा 100 डिग्री सेल्सियस दिखेगा, इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस ही जल का तापमान कहलाता है। देखो, आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर जल का क्या होता है? क्वथनांक कहलाता है 100 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस क्या कहलाएगा? जल का गलनांक कहला जाएगा। ठीक है, प्रश्न ये भी बन जाता है, लोहे का गलनांक कितना है? लोहा भी तो गलता होगा, लोहा भी ठोस है हमारा, तो लोहा हमारा 534 डिग्री सेल्सियस में गलता है। ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सब। देखो, प्रश्न कहाँ से बनते हैं, अब आपको क्या करना है, सर्च करना है कि किसके क्या क्या गलनांक हैं। देखो, लगभग 10 चीज़ों की लिस्ट बना लें, गलनांक और कथनांक की, वहीं से प्रश्न आपके बन सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। ऊर्ध्वपातन की क्रिया मैंने पहले ही बता दी। ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलना। निक्षेपण की इसकी बिल्कुल उल्टी होती है, गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदलने को निक्षेपण कहा जाता है। यदि मैं उदाहरण की बात कर लूँगा तो उदाहरण अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, ये आपके कैम्फर जिसको कपूर कहा जाता है, और नेफ्थलीन की गोलियां और भी हैं, वो मैं आपको कभी अलग से करवा दूंगा जब मैं आपको एमसीक्यू करवा रहा हूँगा। परंतु ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनियम क्लोराइड, कपूर और नेफ्थलीन की गोलियां ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण की क्रिया को पूर्ण करती हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने टेम्परेचर का पूरा अच्छे से समझा दिया, टेम्परेचर अच्छे से समझा दिया। अब हम समझाएंगे यहाँ पर आपको दाब में परिवर्तन। जैसे ही हम दाब को बढ़ाएंगे, कैसे करके पदार्थ अपनी अवस्था बदलेगा, इसको अब हम समझाने की कोशिश करेंगे। दाब का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रेशर है। देखो, प्रेशर यहाँ पर देखो साफ दिख रहा है, ध्यान से देखें पूरे चित्र को। ये आप लोगों का क्या है? द्रव है, सॉरी, ये क्या है? आप लोगों की गैस भरी हुई है। किसी भी बीकर में गैस भरी हुई है, इस चीज़ को देख लेना। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने अगर इसको जैसे ही मैं इसको दाब लगा रहा हूँ, जैसे ही मैं इसको दाब लगा रहा हूँ, तो ये क्या होगा, नीचे को दबता जाएगा, और नीचे को दबता जाएगा। तो यानी इस चीज़ को याद रखना, एक ऐसी कण आएगा, एक ऐसा पल आएगा जब यहाँ पर गैस किस में बदल जाएगी? द्रव में बदल जाएगी। ठीक है, इसी को संपीड़न कहा जाता है। याद रखना क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ लें। यदि तापमान घटाने पर, ध्यान से पढ़ें, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, जिससे गैस द्रव में बदल जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, इसको क्या कहना चाह रहा है। देखो, परिभाषाओं को आपको रटना पड़ता है, पर मैं आपको रटाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, एक एक चीज़ समझाई है आपको। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि जैसे ही मैंने किसी गैस में प्रेशर लगाया, यानी दाब बढ़ाया, पहले तो मैंने टेम्परेचर, याद रखना, टेम्परेचर को मैंने घटा दिया। जैसे ही मैं टेम्परेचर घटाऊंगा, तो याद रखना, टेम्परेचर घटाऊंगा तो वो वैसे ही आपको पता होना चाहिए, कोई भी वस्तु अगर टेम्परेचर घटेगी तो दोबारा उस नीचे वाले फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी। टेम्परेचर घटाया, और यहाँ पर जो आपका गैस में जो सिलेंडर में गैस थी, जो सिलेंडर में गैस थी, उसको हमने संपीड़ित किया, अर्थात उसको हमने प्रेशराइज किया। जैसे ही हम उसको प्रेशराइज करेंगे तो उसके कणों के बीच में, आप इस चीज़ को देखें, यहाँ से मैंने प्रेशर किया है एक बंद चीज़ को, तो वो क्या होगा, नीचे को दबना शुरू होगा, अर्थात यहाँ के जो कण हैं आपस में पास पास आने लगेंगे। मैंने आपसे बोला था गैस के कण दूर दूर होते हैं और आपके द्रव के कण पास पास होते हैं, और बिल्कुल पास पास ठोस के होते हैं। जैसे ही हमने इसको यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रेशर मारा, जैसे ही हमने इसको, देखो यहाँ पर प्रेशर मार रहे हैं, इस चीज़ को यहाँ से ध्यान से देखिए, जैसे ही मैं इसमें प्रेशर मार रहा हूँ तो क्या होगा, ये नीचे को दबना शुरू हो जाएगा, तो अर्थात ये द्रव के फॉर्म में आना शुरू हो रहा है। देखो, ये साइंस की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा संपीड़न होना क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, दाब बढ़ाने पर कण निकट आते हैं, दाब बढ़ाने पर कण निकट आते हैं, अर्थात कोई भी गैस द्रव अवस्था में बदलना शुरू हो रही होती है। अब मैं बात करता हूँ इसका उल्टा, दाब को अगर मैं घटाता हूँ, इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगा, तो दोबारा से जो द्रव अवस्था है वो गैस अवस्था में बदलनी शुरू हो जाएगी, यानी कण दूर दूर होने लग जाएंगे। आपको बस ये परिभाषा देखनी है, कण अगर पास पास हैं, बहुत पास पास हैं तो ठोस है, बीच में है तो द्रव है, और ज़्यादा दूर दूर हैं तो वो गैस होगी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ
शुष्क बर्फ जो मैंने आपको पूर्व बता दिया, जो सीधे क्या होगी, गैस से ठोस में बदलेगी, इसी को कहते हैं CO2। ठोस CO2 इसको कहा जाता है, शुष्क बर्फ भी इसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है, तापमान हमने कम किया, तापमान कम करने से गतिज ऊर्जा कम होगी वहाँ की, फिर हमने उसमें क्या किया, दाब बढ़ाया। जैसे ही हमने दाब बढ़ाएंगे, इतना दाब बढ़ाएंगे, इतना दाब बढ़ाएंगे कि वो सीधे गैस अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाती है। और ये क्या होती है, जो सीधे गैस अवस्था से ठोस अवस्था में बदलती है, जिसको निक्षेपण की प्रक्रिया भी कहा जाता है। और ये कौन दर्शाता है, शुष्क बर्फ दर्शाती है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। उद्रपातन अभी आपने पूरा अच्छे से समझ लिया है। उद्रपातन में क्या होता है, यहाँ पर इस चीज़ को आपको पता होगा। जैसे कपूर है, कपूर को फॉर्म को आपको पता होगा, कपूर को मैंने जलाया, ये क्या करेगा, बदल जाएगा सीधे गैस अवस्था में। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ें सब समझ में आई होंगी। और यहाँ पर देखो कुछ चीज़ लिखी हुई है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये प्रश्न आपका सीधे बनता है कि LPG के अंतर्गत जब आपको खुशबू आती है, देखो LPG में जो गैस होती है उसमें खुशबू नहीं होती है, उसमें एक अलग से मर कैप्टन करके डाला जाता है, जिससे उसमें खुशबू आती है, जिससे आप लोगों को जैसे कोई खतरा होता है ना, उस खतरे को कम करने के लिए मर कैप्टन की एक गैस डाली जाती है, जिससे आपको खुशबू आ जाती है। परंतु याद रखना, अगर ये मर कैप्टन की नहीं डाली जाएगी तो उसकी अपनी सिंगल कोई यहाँ पर खुशबू या आप लोगों को जो भी स्मेल है वो नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब तापमान बहुत कम करने पर दाब, याद रखना इसका उल्टा भी है। अगर मैं तापमान कम करूँगा, तापमान बहुत कम करने पर दाब अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो गैस सीधे किस में बदल जाती है, ठोस में। ये CO2 का उदाहरण है, ठोस CO2 का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक सबसे लास्ट आप लोगों का टॉपिक आता है वाष्पीकरण। आज मैंने आपको अच्छे से सब कुछ समझाने की कोशिश की है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर यदि आपको देखो और भी पढ़ना है ना, तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, देखो अपनी किताब तो खोलनी ही पड़ेगी NCERT की। आज जो जो चीज़ें मैंने आपको समझा दी है ना यहाँ पर, अब बस आप किताब खोलें और खुद पढ़ें। मैं वादा करता हूँ ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको पहले पार्ट, जो हमारा पहला पार्ट है हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें आपको समझ में नहीं आए। यदि नहीं आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको पर्सनल बात करके आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, बस आपको क्या करना है, मेरे साथ जुड़ना है, ज्वाइन करना है मेरे पेज को, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। परंतु इसके लिए आपको अपने भाई बहनों को, दोस्तों को, देखो ये प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें, हम लोग बस इतना ही चाहते हैं आप लोगों से। ठीक है, वाष्पीकरण क्या है इसको भी ध्यान से सुन लें। ठीक है, देखो सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि सतह पर होने वाली प्रक्रिया कौन सी है, वाष्पीकरण। याद रखना, सतह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक गिलास है, इस गिलास में ये पानी है, ये इसका सतह है। ठीक है, इस पे क्या होगा, गर्म होगा। जैसे मान लो ये वातावरण गर्म है हमारा, ये टेम्परेचर वाला, अगर जो मैं कहूँगा इसका मैंने टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाष्प फॉर्म में बदल जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर मैंने हाई कर दिया। देखो ध्यान से समझाता हूँ, ध्यान से इसको प्यार से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं करनी है हमें। देखो ये है आपका गिलास। ठीक है, इस गिलास में पानी है और मैंने इस पूरे एरिया का, इस पूरे वातावरण का मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये वाष्प फॉर्म में बदल जाएगा। आप अभी देखेंगे आपका यहाँ पर सतह थी, परंतु थोड़ी देर बाद जब इसका वाष्प हो जाएगा तो सतह यहाँ पर आ जाएगी, तो यानी ये एक सतह प्रक्रिया है। ठीक है, अब आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। दूसरा, ध्यान से सुने, इसमें क्या लिखा है, जिसमें द्रव के पदार्थ सतह के कण कथनांक के नीचे, कथनांक आप लोगों को पता होता है क्या है, द्रव और गैस के बीच की एक कड़ी है। द्रव और गैस के बीच, जैसे ही द्रव चेंज होता है किसमें, गैस में, तो उसको कथनांक कहते हैं। तो क्या कह रहा है, ध्यान से सुने, जिसमें द्रव पदार्थ की सतह के कण, पदार्थ की सतह के कण कथनांक के नीचे, यानी इससे भी पहले, देखो मैंने अभी कथनांक आपको बताया था कि द्रव आपका चेंज होगा ठोस में, कब, कथनांक में। परंतु वाष्पीकरण में क्या होता है, कथनांक से पहले ही ये गैस अवस्था में बदल जाता है। अर्थात इसको टेम्परेचर बढ़ाया ना मैंने, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया या फिर आसपास से इसके कण क्या करेंगे, ऊर्जा ले लेंगे, तो ये वाष्पीकृत हो जाएगा इससे पहले ही। तो क्या कह रहा है, कथनांक से पहले ही कोई द्रव अगर गैस में बदल जाता है तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। जो आपके कण हैं ये आसपास से क्या करेंगे, आसपास से क्या करेंगे, जो ये कण है, याद रखना, ध्यान से देखें इसको, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये पानी रखा, ये आपका गिलास है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, गिलास है, ये पानी है, तो इसको ध्यान से देखिए। कभी कभी आप देखते होंगे कि यहाँ पर क्या होता है, इसके चारों तरफ पानी आ जाता है।
ठीक है, गिलास के कभी ठंडा पानी, कभी आपने ठंडा पानी देखा है? ठंडा पानी क्या करता है? ठंडा पानी जैसे ही आप लोग पकड़ते हैं, आपके हाथ की, जो आपके हाथ की गुप्त ऊष्मा होती है, जो आपके यहाँ पर ऊष्मा होती है, इसके जो कण होते हैं वो उसको अवशोषित कर लेते हैं और आपके हाथ में ठंडा लगना शुरू हो जाता है। आप लोग कैसे पहचान पाते हैं कि आपके हाथ में गर्म पानी दिया गया है या ठंडा पानी दिया गया है? वो सारा का सारा वाष्पीकरण का खेल होता है। देखो, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इस चीज़ को आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं पहले ही बोलूँगा, अगर वाष्पीकरण की बात करेंगे तो वाष्पीकरण में क्या होता है? शीतलता का महसूस होती है। शीतलता महसूस कैसे होती है, इसको अब हम थोड़ा देख लेते हैं। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वाष्पीकरण के आप लोगों के पास 4 कारक होते हैं। यदि आपने ये कारक अच्छे से समझ लिए तो आपको वाष्पीकरण भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला क्या है? पहला कारक सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल कैसे कहूँगा? देखो, यहाँ पर कप और प्लेट का मैं उदाहरण लाया हूँ। एक कप है, एक कप में मैंने चाय डाली, उतनी ही चाय मैंने यहाँ पर प्लेट में डाल दी। तो आप मुझे बस ये बताएं कौन सी ठंडी होगी? सबसे पहले कौन सी ठंडी होगी? तो यानी सतह का रोल आ गया ना, यहाँ पर कम सतह थी, यहाँ पर ज़्यादा सतह थी, अर्थात जब सतह बढ़ेगी, जब जब सतह बढ़ेगी, यानी ये देख लेना, सतह बढ़ने पर, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है, सतह का क्षेत्रफल घटने पर वाष्पीकरण घटता है। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं। तापमान में क्या है? तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण अधिक होगा। आपको पता है, इस गिलास के नीचे मैं कुछ आग लगा दूं या फिर इसके नीचे मैं कुछ भी ऐसा बर्नर टाइप का रख दूं जिससे इसका टेम्परेचर मैं बढ़ा दूं, तो ये क्या होगा? जल्दी से वाष्प होना शुरू हो जाएगा। जो पहले प्रक्रिया हल्की चल रही थी जल्दी हो जाएगी। अर्थात तापमान बढ़ाया, वाष्पीकरण बढ़ा। सतह बढ़ाने पर वाष्पीकरण बढ़ा। आर्द्रता बढ़ेगी, याद रखना, जब जब आर्द्रता बढ़ेगी तब तब यहाँ पर बस एक ही ऐसी चीज़ है, याद रखना, आर्द्रता। इन चारों कारक में आर्द्रता ही ऐसी चीज़ है, जब वो बढ़ेगी तब वाष्पीकरण कम होगा। बाकी जितने भी ये चीज़ हैं, हवा, देखो अभी आर्द्रता आई, आर्द्रता क्या होती है? नमी। क्या होगा? ध्यान से सुनना, देखो नमी में पहले से पानी है और क्या करेगा? बाहर का जब ये वाष्पीकरण होता है तो क्या करता है? ये बाहर के अणुओं से क्या करता है? अपना ऊर्जा अवशोषित करता है, परंतु ये पहले से ही ठंडी होती है। इस कारण क्या होता है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया देर से शुरू होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा हवा, हवा क्या है? यदि आप कपड़ों को सुखाने जाते हैं तो तेज हवा जब चलती है तो जल्दी कपड़े सूखते हैं। तो इससे मतलब क्या पता लगा? तेज हवा होगी तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, कम हवा होगी तो वाष्पीकरण कम होगा। आशा करता हूँ आपको वाष्पीकरण समझ में आया होगा। अब वाष्पीकरण को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वाष्पीकरण में शीतलता क्यों होती है। देखो, वाष्पीकरण में शीतलता इसलिए होती है, तो इसके अंतर्गत एक ही चीज़ है, मैंने पहले ही बोला, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है, वातावरण शीतल हो जाता है। देखो ध्यान से समझो, ये पूरी परिभाषा आपको बिल्कुल डिक्टो कहाँ से मैंने किताब से उठाकर रख दी है, परंतु ये सीधे समझ में तभी आएगी जब आप इसको समझेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखें, देखो आपका ये हाथ है, मान लीजिए, ठीक है, ये आपका हाथ बना दिया मैंने, ठीक है, ये मत देखना हाथ कैसा है, सीधे मान लीजिए हाथ है आपका, और मैंने इसके ऊपर रख दिया है आप लोगों का कुछ भी चीज़, मान लीजिए एसीटोन रख दिया है, इत्र रख दिया है, या पेट्रोल रख दिया है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, पेट्रोल, एसीटोन और इत्र, मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब ये क्या करेगा? ये आपके हथेली की गर्मी को अवशोषित करेगा और उस जहाँ से इसने कण उठाए हैं ना, देखो एनर्जी उठा ली आपके हाथों की, तो उसने तो अवशोषित कर ली, परंतु उस जगह का क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। इसमें क्या होगा? ऊर्जा क्या हानि हो रही होगी और इसी को वातावरण आपके क्या होगा? शीतल हो जाएगा। इसलिए मटके में भी यही होता है। देखो जब आप लोग मटका, घर में सब लोग के यहाँ, किसी के यहाँ तो मटका होगा ही, तो मटके में सब लोग गर्मियों में पानी ठंडा क्यों हो जाता है? इसका रीजन सिर्फ इतना है, उसमें एक तो छिद्र होते हैं, ठीक है, दूसरा क्या होता है? उस छिद्रों से क्या होता है? आसपास के जो वातावरण में जो कण होते हैं, जो नमी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो उसको अपनी ओर क्या करता है? जैसे मान लो ये आपका मटका रखा हुआ है एक जगह पर और यहाँ पर ये वातावरण है, ये वातावरण में कुछ एनर्जी होगी, ठीक है, ये एनर्जी होगी। इस एनर्जी को क्या करेगा? ये वाला पानी अंदर अपनी ओर खींच रहा होगा। जैसे ही अपने अपने अंदर खींचेगा तो क्या होगा? ध्यान से सुनना, ये इससे जो बाहर का जो इसका टेम्परेचर है, जो इसके बाहर का टेम्परेचर है, ये तो इसके अंदर के पानी ने खींच लिया, ठीक है, तो इसके जो बाहर का टेम्परेचर होगा ये अपने आप ठंडा हो जाएगा। जब ये अपने आप ठंडा हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद पानी भी ठंडा हो जाता है। यही रीज़न है मटके के अंदर का पानी ठंडा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके
कण क्या करते हैं, आसपास से अपने जो कण होते हैं, जो आसपास वायु के कण होते हैं, उनसे ऊर्जा अवशोषित कर लेता है और वहाँ के वातावरण को ठंडा कर देता है, जिससे वो पानी भी ठंडा हो जाता है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो कूलर के अंतर्गत भी यही होता है। कूलर को जब आप लोग खोलते हैं, देखो कूलर को जब आप लोग यहाँ पर खोलेंगे, पानी नहीं चलाएंगे उसके अंतर्गत, तो आपको ठंडी हवा महसूस नहीं होती। जैसे ही पानी चलाएंगे क्या होगा, पानी चलाने से क्या होगा, उसकी वाष्पीकरण की प्रक्रिया जल्दी तेज हो जाएगी। मैंने अभी बोला था आप लोगों से कि पानी जैसे ही उसको मिलेगा वो अपने क्या करेगा, ठंडी अवस्था में उसको चेंज होने की कोशिश करेगा। इसी कारण कूलर के अंतर्गत भी क्या होगा, कूलर पूछेंगे कूलर से ठंडी हवा क्यों आती है, वाष्पीकरण के द्वारा आती है। मटके में पानी ठंडा क्यों होता है, वाष्पीकरण के द्वारा। हथेली में एसीटोन रखने पर हमें हथेली ठंडी महसूस क्यों होती है, ये भी वाष्पीकरण है। ये सीधे पूछे जाते हैं वन लाइनर में, ठीक है। तवा, अब याद रख लीजिए तवा है आपका, ठीक है। तवे में हमने बिल्कुल तवे को यहाँ पर लाल कर दिया। जैसे ही मैं इसमें पानी डालूंगा ना, तो क्या होगा, पानी वाष्प में बदल जाएगा। सबको ने अपने घर में ये सब कर रखा होगा, सब लोग अपने घर में रोटी जो लोग बनाते होंगे उन लोगों को पता होगा कि ये तवा है। तवे के ऊपर जैसे मैंने पानी को गर्म किया, ये तवा मेरा गर्म हो गया, जैसे मैं इसमें पानी डालता हूँ तो ये पानी क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है। जैसे ही वाष्प में बदलेगा, आपको सब कुछ पता है, तो क्या होगा, ये अपने ये जो ऊपर की ओर चले जाएगा और ये आपका क्या होगा, क्या करेगा, देखो ये वाष्पी और ऊपर चले गया और इसने इस सतह को ठंडा कर दिया। तो यही वाष्पीकरण है, ये इसमें भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया लगती है। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे इस के अंतर्गत, देखो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, मैं अभी ऊपर आपको अच्छे से समझा देता हूँ इस वाले टॉपिक के अंतर्गत। तो मैंने इसमें आप लोगों को पदार्थ की अवस्था, पहले पदार्थ बताया, पदार्थ क्या है, पदार्थ क्यों, कि पदार्थ क्या नहीं है ये भी बताया मैंने। पदार्थ द्रव्यमान और आयतन घेरेगा, ये आपको मैंने बताया था। पदार्थ द्रव्यमान और स्थान घेरता है, मैंने अच्छे से समझाया था, आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने यहाँ तक बताया। फिर मैंने पदार्थ की आपको अवस्थाएं बता दी, पदार्थ के मैंने वर्गीकरण बताया, ठीक है। दो प्रकार से किया जा सकता है यहाँ पर, क्या कहते हैं, एक तो पुरानी, अगर मैं प्राचीन के आधार पर कहूँगा तो यहाँ पर 5 भागों में बांटा है, आधुनिक आधार पर 2 भागों में बांटा है, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर। ये हम अगले चैप्टर में समझ रहे होंगे, भौतिक रासायनिक क्रियाएं, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा, गुणधर्म करवा दिए, पदार्थ के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण कारक थे वो समझा दिए, वाष्पीकरण समझा दिया। लगभग मैंने इस टॉपिक में जितना भी हो सकता था वो करवा दिया। अब हम इसका क्या करेंगे, देखो जितने भी मेरे ये 15 चैप्टर हैं 9th क्लास के, जैसे ये कंप्लीट होंगे, लगभग हम इसको यहाँ पर नहीं भी तो ये जो 15 चैप्टर है मैं इसको जल्दी से 12 या 13 दिन में पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर 15वें दिन में आपको लगभग 500 या 400 नंबर की एक MCQ मिलने वाली है। यदि आपको पसंद आती है तो आप उसको ज़रूर दें। आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ आज अच्छा लगा होगा। जोशी सर क्लासेस में जल्दी से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ें। ये हमारा नया चैनल है, बस आप लोगों के लिए यहाँ पर फ्री कोर्स कराया जा रहा है, अभी कोई पेड कोर्स नहीं है। 2 महीने के अंतर्गत ये पूरा हम आपको कंप्लीट करा देंगे। यदि आप हमसे जुड़ते हैं, यदि आपको लगता है आपको हम लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो अपने दोस्तों को, भाई जितने भी फ्रेंड हैं सबको इसको शेयर करें। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।